हेलो डॉक्टर्स। तो वेद एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के बारे में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले आपको बताने वाले हैं आपके इस एग्जामिनेशन के बारे में। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप पता है कि इसकी जो पहली सीढ़ी आप चढ़ने जा रहे हैं वो है नीट एग्जामिनेशन के थ्रू ही। भाई ये एग्जाम आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए ही दे रहे हैं, और आफ्टर ट्वेल्थ और ट्वेल्थ इक्विवेलेंट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो इस एग्जाम को देने के लिए अपने मेंटली तो प्रिपेयर हो गए हैं। यहाँ भाई सुनते आ रहे हैं, 9th 10th से सुनने लगते हैं जेई नीट, मेडिकल देना है तो नीट देना है, और जेई देना है तो भैया इंजीनियर बनना है। बट ये आखिरकार नीट एग्जाम कैसा है? एक्चुअल में हम अगर कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर उसमें सफलता चाहिए तो उसको पूरी तरह से अच्छे से जानना जरूरी है। उसको अच्छे से जानना है ये एग्जाम क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए सबसे प्यारा और पहला टॉपिक इसीलिए हमने ये चुना है, नो योर एग्जाम। ठीक है, अपने एग्जाम को सबसे पहले जानिए। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे इस एग्जाम के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं। फिर आपको ये भी बताने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कशन होगा कि पढ़ाई कैसे करनी है इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो क्या क्या आपके स्ट्रेटजीज होने चाहिए, मेथड ऑफ लर्निंग होने चाहिए, जिससे आप तैयारी बेहतर ढंग से कर पाओगे। तो चलिए आज के सेशन को विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले जानते हैं नीट एग्जामिनेशन के बारे में। तो नीट एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री अगर आपको चाहिए, यूजी डिग्री अगर आपको चाहिए, तो उसके कोर्स के एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इसकी स्टार्टिंग से बात करें तो शुरुआत से ही ये नीट नाम से नहीं जाना जाता था। 2013-14 से ये नाम पड़ा, उससे पहले इसे हम लोग AIPMT के नाम से कंडक्ट होता हुआ देख रहे थे। तो 2013-14 का जो सेशन था वहां से इस नाम को रिप्लेस किया गया, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को रिप्लेस करके नीट नाम रख दिया गया। ठीक है भाई, ये चीजें थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। एलिजिबिलिटी इसमें आपके क्लास 12th में अगर आप अपीयर हैं या आप क्लास 12th किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट हैं तो आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। हाँ, बशर्ते आपकी एज 17 साल उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे हो 12th में पहुंचे थे ना, कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इन्हें हम तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम दे लेंगे, तो वो एक एलिजिबिलिटी में आता है। सिलेबस की बात करें तो आपके नीट एग्जामिनेशन में क्लास 12th के स्टैंडर्ड का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोनों पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यानी कि आपका PCB जनरली अप टू क्लास 12 पूरा नॉलेज चेक किया जाता है इस एग्जाम में। ठीक है, ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो भाई इस एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो MCQ टाइप के आएंगे, और मार्किंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर आपने सही आंसर दे दिया, कोई भी MCQ सही आंसर दिया, तो पर वन क्वेश्चन, वन करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो निगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में, जो कि बहुत जरूरी है ध्यान देना कि जब हम झोंके में आंसर करने लगते हैं जल्दी जल्दी में लास्ट टाइम पर, तो हमसे गलतियां होती हैं कि यार तुक्का लगा दो। लेकिन तुक्का लगाने का ड्रॉबैक ये है कि आपके प्लस वाले से 1 मार्क कम कर लिया जाएगा, निगेटिव मार्क आपको 1 दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है भाई 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 5 में से आपने 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो आपके 16 मार्क्स पक्के हो गए। लेकिन एक क्वेश्चन आपको नहीं आता था, आपने छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 16 तो मिल ही रहे आउट ऑफ 5, है ना। 20 मार्क्स समझ लीजिए टोटल है, तो आपको 16 तो मिल ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपने 5वां अटेम्प्ट नहीं किया। बट
आपने लास्ट टाइम तक तुक्का लगा दिया, तो भैया एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। जैसे ही आपने गलत किया तो उसके 4 नंबर तो गए ही गए। देखिए मार्क किस तरह से कम हो रहे हैं, ये 4 नंबर का तो लॉस कर ही रहे हो, साथ में 1 नंबर इसमें से भी कम करा ले रहे हो। अब क्या होगा, अब आपको मिलेंगे 15। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और रैंक का खेल है नीट एग्जाम, तो एक एक नंबर की वैल्यू आप समझिए। ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि एक नंबर कमी तो है, क्या दिक्कत है, बोर्ड्स नहीं है यार, बोर्ड से निकलो बाहर। अब आप एक रैंक वाले एग्जाम को देने जा रहे हो, मार्क्स वाले एग्जाम को नहीं देने जा रहे हो, तो इसलिए एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लड़ रहे हो। एक नंबर से आपकी रैंक कहां से कहां पहुंच जाएगी ये आप नहीं समझ रहे हो। तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि क्वेश्चन गलत नहीं करना है, नहीं करेंगे वो चलेगा, है ना। बिल्कुल हल्का फुल्का परसेंटेज का चांस है कि हाँ ये हो सकता है, तो एक बार रिस्क ले सकते हो। बिल्कुल नहीं आता हो, तुक्का लगा रहे हो, तो जो आता है वो भी खा जाओगे, ये नहीं करना है। ठीक है, ये चीज रखिएगा दिमाग में। फॉर्मेट आपको बता दिया है, जहां पर एमसीक्यू आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, सारे एमसीक्यू होंगे, कोई सब्जेक्टिव नहीं, तो बोर्ड से आपको पूरी तरह से बाहर आ जाना है बच्चा। और यहां पर जो आपका सेक्शन है वो देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्शन को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका फिजिक्स है, जिसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए 35, सेक्शन बी आपको 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाते हैं 50। और टाइम आपको यहां पर देखें तो मार्किंग जो स्कीम है उसके बेस पर आपको 180 मार्क्स टोटल यहां पर मिल जाते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन ए और बी के फॉर्म में मिलेंगे। सेम यही चीज आपको केमिस्ट्री में मिलती है, 2 क्वेश्चन, ये सेक्शन बनेंगे, 180 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। बॉटनी जूलॉजी जो कि बायो का ही पार्ट है, 4 आपको मिल रहे हैं अलग अलग, जूलॉजी बॉटनी दोनों मिला के 100, और यहां से आपको टोटल 360 बायो में मिलते हैं। और सबका ओवरऑल 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 720 मार्क के एग्जाम के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 3 घंटे मिलते हैं। अब आप समझ सकते हैं भैया क्या चीज, आप ये समझिए कि आपको टोटल लगभग 200 क्वेश्चन करने, 180 मिनट, 3 घंटे की बात हो रही ना, तो आपको 1 मिनट लगभग मिल रहा है, समझ रहे हो। 180 वाला रेशियो बना लो तो 1 मिनट, 1 मिनट की कीमत यहां समझ में आती है। बोर्ड्स में जो रिलैक्स 3 घंटे में बैठते हो, अरे टाइम नहीं कट रहा, इतना सारा लिख लिया, हाथ दर्द होने लग रहे हैं, यहां आपको उन 3 घंटों में ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने भी हैं, और पढ़ने के साथ साथ सॉल्व भी करके तुरंत गोले भी भरने हैं, उसका भी टाइम है। तो ये जो आपका 1 मिनट टाइम है, ये 3 फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। पहला रीडिंग, दूसरा आपको यहां पे सॉल्व भी करना है, और फिर आपको वो गोला फिल भी करना है। 3 काम उस 1 मिनट में, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको आपकी स्पीड का कितना बड़ा खेल है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस एग्जाम को अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, तो इस एग्जाम में हर साल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो संख्या कोई लिमिटेड वे में नहीं बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाई 18 लाख 15 लाख ऐसे होते थे, अब 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, और सीटें आपकी नहीं है इतनी। या आप सोचे 20 लाख तो 15 लाख सीटें आराम से, 5 ही लाख बच्चे तो बचेंगे, ऐसा नहीं है। मेडिकल की सीटें आपकी लिमिटेड हैं, लेकिन बच्चा लिमिट में नहीं है, तो आपका कंपटीशन ओवरऑल बहुत ज्यादा है। और उसमें भी आपका जो एम होता है नीट एग्जाम में कि मुझे एम्स मिल जाए, आपका एम ही एम्स है। और खासकर बच्चों का ड्रीम होता है नीट में आने पर एम्स दिल्ली चाहिए, है ना। एम्स दिल्ली चाहिए तो एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपको 1000 से कम रैंक लानी है। 20 लाख बच्चों में टॉप 1000 और उससे कम में आना है। सोचो, टॉप 1000 में आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। आपको वो 20 लाख बच्चों को कंपीट करके पीछे छोड़ना है, तब कहीं जाके आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
बात समझिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, इसको हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं करना भैया गलती से, ठीक है। तो ये चीज़ आपके स्ट्रेटजी के फॉर्म में है, आपको बेसिक नॉलेज हमने एग्जाम में दे दी है कि एग्जाम क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, वो सारी चीजें। लेकिन अब जिस लिए आप रुके हो, अब वो काम चालू होता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी हो, वो सब बताने वाला हूं अगले 10 मिनट में। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। सबसे पहले देखो, मैं टॉपिक वाइज चीजों को समझा रहा हूं, एक एक करके प्यार से समझना, पूरा फील आएगा। पहला है स्टडी टाइम। देखो, एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, आपके पास लगभग 4 महीने हैं, ठीक है। 4 महीनों के इस टाइम में आपको क्या करना है, अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। लगभग पर डे 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो वीडियो आपके लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए एकदम बिल्कुल आतुर हुए जा रहे हैं कि नहीं हमें तो यही करना है, मेरा लक्ष्य है ना, लक्ष्य बनाइए उसको, बैकअप मत बनाइए अभी। वो तो एक अलग चीज है कि हाँ ऑब्वियस है सबका नहीं होगा, इतने बच्चे हैं, 20 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप वो बनना चाहते हैं, ठीक है, आप उससे भी कम्पीट करके जाना ही चाहते हैं, तो आपको ये तो करना मस्ट है, इसमें कंप्रोमाइज अलाउ ही नहीं है पर बच्चे, ठीक है। तो 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना स्टडी होना ही चाहिए। अगर आप इसमें कंप्रोमाइज कर गए तो बच्चा सिलेक्शन मत सोचना। इस 12 से 14 घंटे को किस तरह से हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं, तो आप 6 घंटे लगभग निकाल दीजिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उसके लिए, ठीक है। तो बच गए आपके पास ऑन एन एवरेज, अगर हम 14 आवर्स लेके चलें तो लगभग आपके पास 8 घंटे बच जाते हैं। इस 8 घंटे में अब आपको 3 काम करने प्यारे बच्चे। पहला, आपको थ्योरी पढ़नी है। दूसरा, आपको क्वेश्चंस करने हैं। और तीसरा, आपको अपने डाउट करने हैं, ठीक है। ये 3 तरह से आप इसको सेग्रीगेट कर रहे होंगे। आपके पास सब्जेक्ट जरूर 3 हैं, लेकिन उसके पार्ट बहुत सारे हैं प्यारे भैया। जैसे यहां पर आपको मिलेगा फिजिक्स, यहां पर मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यहां मिलेगा आपका जूलॉजी, यहां मिलेगा बॉटनी। तो फिजिक्स में तो बड़ा आराम है ना, कि भैया एक ही फिजिक्स खत्म। यहां तो 3 पार्ट केमिस्ट्री में, 2 पार्ट बायो में, तो कितने हो गए। अगर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 पढ़ने हैं भैया, 6, समझ रहे हो, पर डे पढ़ने हैं थोड़े थोड़े। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आपका आ जाता है, जिसको आप आसानी से कम टाइम थ्योरी में दे सकते हो। तो अगर आप इसको ऑन एन एवरेज 3 आवर्स डिवाइड कर दो, तो आप इसको लगभग लगभग डिवाइड कर लो, तो 3 आवर्स में आपको मेन थ्योरी फोकस इन 4 में करनी है। और बायो में तो सबसे ज्यादा है, बायो में तो सबसे ज्यादा है भैया, वहां तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको आप किस तरह से डिवाइड कर रहे हो, उसको थोड़ा सा समझो, एक शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर सब में काम करना है आपको। समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चंस का। तो 3 हट गए, बचे 5। ये एग्जाम क्वेश्चंस का है, थ्योरी का नहीं, इसलिए थ्योरी पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। एग्जाम किसका है, क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखने का है। एमसीक्यूज आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, बोर्ड मत सोच लेना। तो वहां पर हम जब क्वेश्चंस के पास जा रहे होंगे, तो ऑन एन एवरेज आपको 4 घंटे तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि आपके पास 6 चीजें हैं करने को, तो 4 घंटे तो देना ही देना है भैया। फिजिक्स के ऑन एन एवरेज अगर आप पर आवर के बाद बात करें, तो आपको ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस तो पर डे लगाने ही चाहिए। 40 क्वेश्चन पर डे लगाइए, पर आवर के बेसिस पर। ऐसे ही आपको 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगाने हैं, और ये 80 होने के बाद 60 क्वेश्चन ट्राई करने हैं ऑन एन एवरेज
बायो के लिए। समझिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप आज से टाइम देखें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ना या सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, अब है टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। ठीक है, जितना आता है उस पर बहुत अच्छे से कमांड करने का। तो काम क्या करना है, बहुत सिंपल। आपके पास लगभग 4 महीने बचे। 4 महीने को अगर आप 30 के फॉर्म में देखें तो 120 दिन। 120 दिन में 20 दिन हमने आपके मस्ती के निकाल दिए, है ना। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर टाइम खैर करना तो नहीं चाहिए, बट मैं 20 दिन फिर भी हटा के देख रहा हूं। ऑन एन एवरेज आपके पास है 100 दिन। अब इन 100 दिनों में आपको ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन, लगभग लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन तो हर हालत में करने ही करने हैं प्रैक्टिस। बहुत सारे आप पहले से करते आ रहे होंगे, लेकिन नहीं किए हैं तो भी करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी अपने चांसेस बढ़ा पाओगे। उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल। पर डे एटलीस्ट 150 क्वेश्चन जरूर लगाइए। कितने बच्चे हैं कमेंट करके बताइए कि 150 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व कर रहे हैं। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके। 150 क्वेश्चन से कम तो सॉल्व ही नहीं करना है पर डे, नहीं तो सिलेक्शन को भूल जाओ। इससे ज्यादा कर रहे हो बहुत अच्छा, ये मिनिमम लिमिट बता रहा हूं आपको। ठीक है, आ जाओ भाई। 1 घंटा अगर आप इसमें 40 क्वेश्चन कर रहे हो, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन, 100 दिन है। 4,000 क्वेश्चन फिजिक्स में हो गए, 4,000 केमिस्ट्री में हो गए, 6,000 यहाँ हो गए, 15,000 आप आराम से पहुंच रहे हो। और इसको स्टक मत कर लेना कि नहीं 40 ही करने हैं। ये टाइम के साथ धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाइएगा, टाइम के साथ स्पीड बढ़ाते जाइएगा, नहीं तो ये टाइम टेबल से धरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखकर चलना है। इसके अलावा आपको जो बचा हुआ टाइम है उसको देना है डाउट के लिए। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको डाउट जरूर आ रहे होंगे, और आना कंपलसरी है। क्यों नहीं, नहीं आ रहे इसका मतलब या तो आप मन से नहीं पढ़ रहे हो या तो आपको सब आता है, और सब आता है वाले केसेस बहुत कम है। इसका मतलब आपको मन से पढ़ना है। डाउट आएंगे, डाउट को वहीं पर क्लियर करते चलो, अपनी क्लासेस में पूछो, सब कुछ करो, उसको यूटिलाइज करो, और डाउट को वहीं का वहीं प्रिपेयर करो कि दोबारा उस टॉपिक से डाउट आने के चांसेस रिड्यूस हो जाएं। ठीक है बच्चा, तो ये चीज आपको जरूर करनी है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना जरूर सीखिए। क्लियर। सेकंड पार्ट, सेकंड है आपके पास स्पीड। देखो, नीट इज द एग्जाम ऑफ स्पीड। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेई। जेई में भी 3 घंटे, यहां भी 3 घंटे, वहां क्वेश्चन आ रहे हैं 50, यहां आ रहे हैं 200। क्यों, इट्स ऑल अबाउट द स्पीड, ऑल अबाउट स्पीड। यारे बच्चे, स्पीड का ही सारा खेल है। क्यों, क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे हो ना कि इंजीनियर। कॉमन सेंस ऐसे सुनो, मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी है। हाँ, वहां पे क्या होता है, पेशेंट आता है तो क्या पूछता है क्वेश्चन, मुन्ना भाई कहता है क्या डॉक्टर, पेशेंट इमरजेंसी की हालत में तो फॉर्म भरना जरूरी है। सेम वही डॉक्टरों पर लागू होता है। इमरजेंसी का मतलब क्या है, पेशेंट सामने है, तुरंत क्लिक करना चाहिए भैया क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आप इंजीनियर नहीं हो, आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते सोच के यार एक काम करता हूं, इसको इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, थोड़ा रुक जाते हैं, कल इस पुल को बनाएंगे। वो एक रुकी हुई मशीन पे काम करेगा, इसलिए वो टाइम ले सकता है। बट आप एक चलती हुई मशीन पे काम कर रहे हो, आपके ऊपर किसी की जिंदगी निर्भर है, तो आपके पास स्पीड होनी ही चाहिए। समझ में आया, क्लियर है। तो यही एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी थी, स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो। एक बार एक डॉक्टर एक मैकेनिक के पास जाता है अपनी कार लेकर, कहता है यार ये कार खराब है, चल नहीं रही है, पता नहीं रुक रही है बार बार। मैकेनिक उस कार को खोलता है, उसमें कुछ ना कुछ सही कर रहा होता है। सही करने के बाद जब मैकेनिक कार को बिल्कुल ठीक कर देता है तो मैकेनिक से डॉक्टर पूछता है कितने पैसे हुए। डॉक्टर कहता है, नहीं डॉक्टर ने तो पूछा होगा, हाँ सॉरी। तो डॉक्टर कहता है भाई कितने पैसे हो गए, तो मैकेनिक कहता है सर 200 रुपए हुए। फिर मैकेनिक के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, आप भी एक तरह से मशीन ठीक करते हो, हम भी मशीन ठीक करते हैं, आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हो, हम इतना कम कमाते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। तब डॉक्टर एक बहुत बढ़िया बात बोलता है कि तुम जब मशीन ठीक करते हो तो वो मशीन बंद होती है, तब उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हो। क्या चलती कार की रिपेयरिंग करते हो क्या, नहीं ना। और अगर वो खराब भी होगी तुमसे तो ज्यादा कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जिस मशीन को रिपेयर करता हूं वो चलती होती है, और चलती मशीन में रिपेयरिंग करना
और उसे एक गारंटी के साथ लेना कि भाई मैं अपना 100% दूं कि ये मशीन अच्छे से चलती ही रहे, तो वो काम आपको करना है। तो स्पीड के साथ आपको एक एक्यूरेसी का पार्ट भी रखना होता है। तो नीट इज द एग्जाम ऑल अबाउट द स्पीड, बिकॉज आपको 200 क्वेश्चन देखने हैं, वो भी 180 मिनट में। 1 मिनट लगभग मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो स्पीड मेन है। आपको हर वर्ड पढ़ना भी उसी 1 मिनट में है, उसको समझना भी उसी 1 मिनट में है, उसका सॉल्यूशन भी उसी 1 मिनट में है, और गोला भी भरना है उसी 1 मिनट में। समझ रहे हो? तो 1 मिनट में क्या क्या काम करने हैं, सब स्पीड पर डिपेंड करेगा। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके मॉक दो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो कि आप इस स्पीड को कैप्चर कर पाओ। क्लियर? लेकिन सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या चाहिए? एक्यूरेसी भी चाहिए। अब स्पीड से काम कैसे नहीं चलेगा? मान लो डॉक्टर के सामने पेशेंट आ गया, अरे पेशेंट आया, खून निकल रहा, जल्दी जल्दी बंद करो, ये लो सिल दिया, खत्म। ऐसा थोड़ी ना कर दोगे। अरे एक्यूरेसी भी चाहिए, क्यों खून आ रहा है, रीजन क्या है, अंदर कोई गोली तो नहीं है, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है कि बस ऊपर से पट्टी रख के टेप मार दे, तो इंजीनियर भी कर लेगा। एक्यूरेसी मस्ट है, आप एक्यूरेट भी उतने ही होने चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए। बात समझिए ध्यान से कि एक्यूरेसी के साथ ये स्पीड आनी चाहिए, सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा। नीट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ऐसे इज इक्वल्स टू नीट। जिसके पास ये दो चीजें हैं वो नीट आसानी से क्वालिफाई कर लेगा। तो इन दो चीजों पर आपको स्पेशली काम करके देना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है ईगो हर्ट। ईगो हर्ट क्या चीज है? देखो, आपकी जिस एज में आप हो वहां पर ईगो हर्ट होना बड़ा कॉमन है, और आजकल सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हो आप लोग कि ये चीजें आपको क्लियरली अफेक्ट भी कर रही हैं। ईगो हर्ट यहां कैसे काम करता है वो समझिए। मान लीजिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया, अब वो क्वेश्चन आपने देखा कि यार ये तो मैंने किया हुआ था, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप करने बैठ जाते हो, वो लेंथी है, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है। अब आप करने बैठ गए, गलत हो गया, आप हट नहीं रहे हो, गलत हो गया यार, ऑलरेडी 2 मिनट लग गए, 2 मिनट लग गए, लेकिन अब आप ईगो हर्ट हो गया। ऐसा कैसे नहीं हो रही, हमने घर पे लगाया है तो हम इसको करके जाएंगे, हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हमने पढ़ा था घर पे, करके जाएंगे चाहे जो हो जाए। यही है ईगो हर्ट होना। फिर आप उस पर 2 मिनट तो खर्च कर ही चुके हो, गलत हो चुका है, फिर स्टार्टिंग से चालू करोगे और 10 मिनट खर्च कर दोगे। मान लो एट लास्ट आपका आंसर आ भी गया, +4 आपके आ भी गए, क्या फायदा? इस +4 के चक्कर में आपने कितने मिनट खर्च करे? 12 मिनट। 12 मिनट ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए प्यारे बच्चे। और 10 क्वेश्चन मतलब ये 4 लाने के चक्कर में 40 नंबर छोड़ दिए। देख लो, ईगो हर्ट नहीं होने देना है। कोई भी क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, मान लो गलती से, एक तो पहला उस क्वेश्चन में कूदो ही ना, यार ये थोड़ा सा टफ था या लंबा था, इसका सॉल्यूशन चलो बाद में देखेंगे। ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। खासकर फिजिक्स में ही फंसोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में ही फंसोगे, इसलिए फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वही न्यूमेरिकल आते हैं, वही आपकी कमजोरियां हैं, हमें पता है। तो ये ईगो हर्ट नहीं होने देना है। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, नहीं आ रहा छोड़ो यार, आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन करो ना, फिर आ जाना टाइम मिलेगा तो। उस 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लोगे, नीट आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, नॉलेज आए, नॉलेज तो जरूरी है, बट टाइम मैनेजमेंट उससे ज्यादा जरूरी। सब आता है, पूरा ज्ञान लेके पीएचडी करके बैठे हैं और वहां जाके कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या फायदा? नहीं है ना? तो ये करना सीखिए। ईगो हर्ट नहीं होने देना, कसम खा लो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, बाद में देखेंगे, इस 4 के चक्कर में ये 40 नहीं खराब करने हैं, पहली बात दिमाग में रख के चलनी है। क्लियर? आगे आओ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे, तो मैंने आपको बता दिया एट लीस्ट मिनिमम 150 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये आपका मिनिमम है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है और आपको 200 क्वेश्चन तक जाना ही है। ठीक, ये
रियलिटी है, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। जब यहां ये पहुंचोगे तब नीट में जाके कुछ कर पाओगे। तो यहां से तो कम होना ही नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं बनता, इतना तो प्रैक्टिस करके ही जाना पड़े। ठीक है, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट, डाउट। मैंने आपको पहले बताया कि अपने डाउट जरूर क्लियर करते चलिए, डाउट क्लियर, और रेगुलर बेसिस पर करिए, उसको इकट्ठा ना होने दीजिए। और जिस टॉपिक में आपको डाउट ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है यार इस टॉपिक में मैं बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मैं फंस जाता हूं, तो पहले उसकी थ्योरी अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाइए, फिर देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है और उसमें आप बार बार फंस रहे हो तो ये काम आपको सीख लेना है, डाउट्स को वहीं का वहीं क्लियर करते हुए चलना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। क्लियर? डाउट का बर्डन बना के नहीं रखेंगे कि लास्ट में देखा जाएगा एक साथ डाउट, तो देख भी नहीं पाओगे, वो आपको देख लेगा एग्जाम में। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में देख के उससे पहले आप यहीं देख लो, खत्म। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट पार्ट है, ईगो हर्ट नहीं कराना, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे जो है वो सॉल्व करना और डाउट को क्लियर करते चलना। नेक्स्ट आ जाइए, अगला पार्ट डीपीपी प्लस पीवाईक्यू। देखो आपके जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप हो या ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर कंपलसरी है। ठीक है, और साथ में पीवाईक्यू तो मस्ट है भैया। पीवाईक्यू मस्ट क्यों है, अब सुनो ध्यान से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पीवाईक्यूज अगर आप पिछले 10 से 15 साल के पेपर पूरे पूरे सॉल्व कर ले जाओ, समझ लो 70 to 80% आपको पेपर ऐसा ही मिलने वाला है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं नीट से, बहुत। अब एटिटिस भी रिपीट हो जाते हैं, उसके अलावा भी, एटिटिस के अलावा भी आपको सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार, तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर अभी तक पीवाईक्यू नहीं लगाए तो चालू कर दो, पीवाईक्यू पे फोकस करो, इट्स ऑल अबाउट दी मार्क्स, ऑल अबाउट दी क्वेश्चंस, नॉट अबाउट दी थ्योरी। है मैं बार बार कह रहा हूं, थ्योरी पे उतना फोकस मत करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करो। पीवाईक्यू लगाइए, लेवल पता रहेगा, नीट में ये लेवल आता है, वैसे ही तैयारी करते चलिए, लेकिन उस पीवाईक्यू को ये नहीं कि बस सॉल्व कर दिया, उसको पूरा घोट के दिमाग में रख लो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस में लगता है, अगर इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखकर चलनी है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। चलो डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाइए, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते चले, पीवाईक्यू खत्म हो इस पे आ जाओ, लग जाओ एकदम बढ़िया से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट, रैंक वर्सेस मार्क्स। ये एक बेहतर लड़ाई है। अब ये लड़ाई क्यों है उसको समझिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे पास दो बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, चलो दोनों का एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग, दोनों का एक क्वेश्चन गलत हो गया, इसको भी -1 मिला, इसको भी -1 मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? एक छोटू से कंडीशन लगाते हैं, वो देखो, इसने जो क्वेश्चन गलत किया वो था बहुत इजी, और इसने जो क्वेश्चन गलत किया तो वो था आपका हार्ड। ठीक है, ये बहुत इजी था। ठीक है, वेरी इजी, ये सबने लगभग, मान लो अगर 100 बच्चे यहाँ 1000 बच्चे मान लो देने बैठे, तो 1000 में से सिर्फ 4 बच्चों ने इसको क्या किया है, गलत किया है। ठीक है, ठीक, और यहां पर अगर 1000 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से मान लो 600 ने इसको गलत किया है, तो क्या इन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस सेम आएगा? सर मार्क्स में तो डिफरेंस सेम आएगा, बट रैंक में खेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो क्वेश्चन गलत किया है वो एक इजी क्वेश्चन गलत कर दिया बच्चे, और इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपकी रैंक
बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जिसे 996 बच्चों ने सही किया है, आप उसे गलत करके बैठे हो, तो आप 996 बच्चों से अलग हो गए, पीछे हो गए। आप कितने बच्चों से पीछे हो गए? 996 आपकी रैंक पीछे हो गई। दिख रहा है? लेकिन यहीं पर आ जाओ तो आपकी रैंक जो है, हार्ड क्वेश्चन जिसको 600 बच्चों ने क्या किया, गलत कर दिया, 400 ने सही किया, और ज्यादा ही नंबर हो सकता है, मैं एक वेरिएशन के फॉर्म में बता रहा हूं, तो आपकी रैंक में डिफरेंस आया सिर्फ 400। रैंक में डिफरेंस देख रहे हैं? 396 कितना बड़ा नंबर होता है। ये तो मैं 1000 के एग्जाम्पल में ले रहा हूं, आपको एग्जाम्पल लेना 20 लाख से ज्यादा का, वहां क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये चीज पे ध्यान दो, हमेशा रैंक पे फोकस करो। ये खेल रैंक का है, मार्क्स का है ही नहीं। इजी पूरे करके जाने हैं, इजी जितने आए वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ये गारंटी ले लो। ऑल राइट मस्ट है। मीडियम को भी राइट करिए, हार्ड आप एक दो गलत कर सकते हैं चलेगा, बट इजी गलत करने की गलती नहीं करिएगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से समझने का ट्राई किया है, आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है भैया, तो आज के सेशन में आपने एग्जाम को अच्छे समझा, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ सारी चीजें, आपको क्लियर रहे। नीट आपका जो एग्जाम है, उस एग्जाम को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके लिए जो आपका हाउ टू स्टडी है वहां से समझते हैं। सबसे पहले आपका टाइम टेबल 12 से 14 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम को किस तरह से सेग्रीगेट करना है ये हमने आपको बता दिया। इसके अलावा इट्स ऑल अबाउट द स्पीड, तो स्पीड अच्छे से रखनी है, लेकिन साथ में एक्यूरेसी भी रखनी है। पता चला स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी बर्बाद, तो कोई फायदा नहीं, दोनों चीजें मस्त होनी चाहिए। यहां पर आपका ईगो हर्ट नहीं कराना है आपको। क्वेश्चन लेंथी है, टफ है, नहीं हो रहा, छोड़ दो छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे, यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचना है तो पहुंचना है। डाउट क्लियर करिए रेगुलर बेसिस पर, जिस टॉपिक में ज्यादा डाउट है उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से तैयार करिए। साथ में डीपीपी पीवाईक्यू आपको जरूर लगाने हैं, पीवाईक्यू पिछले 10 से 15 सालों के लगा डालिए, पूरा फील आ जाएगा और तैयारी बहुत बेहतर होगी। साथ में आपको यहाँ पर रैंक और मार्क के डिफरेंस को समझना होगा, और मार्क पर ना फोकस करके, मार्क्स से आगे बढ़ते हुए आपको रैंक की तरफ फोकस करके काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं बढ़िया से, और ऐसे ही और बेहतरीन चीजें आप जानने के लिए, जो भी आपको डाउट्स हैं या कोई दिक्कत है या सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, बाकी वेदा एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।